कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा कोई युद्ध आपकी गाड़ी की टंकी पर कैसे असर डाल सकता है? आज हम एक ऐसे ही ग्लोबल संकट की कहानी समझने वाले हैं जहां एक लड़ाई पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने क्यों लगे? क्या वजह थी इसकी? और देखिए, ये सिर्फ हमारे या आपके देश की बात नहीं है, ये एक पूरी दुनिया में फैला हुआ संकट था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मार्च 2026, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर कच्चा तेल मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल से सीधा $120 पर पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, ये तो एक तरह का आर्थिक भूकंप था जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला डाला। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल पंप पर ये जो झटका लगा, इसकी असली और फौरी वजह क्या थी। इस पूरी कहानी की जड़ में है एक जियोपॉलिटिकल घटना, 2026 का ईरान युद्ध। इसी लड़ाई की वजह से दुनिया की एक बेहद जरूरी तेल सप्लाई लाइन, कह सकते हैं एक नस, बंद हो गई। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अब सवाल ये है कि एक जगह पर हो रही लड़ाई पूरी दुनिया के लिए आर्थिक मुसीबत कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है एक चोक पॉइंट में। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी तंग गली या रास्ता जहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो, और अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ ठप। और ये चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसको आप तेल की दुनिया का नेशनल हाईवे, बल्कि सुपर हाईवे समझिए। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। और जब ये सुपर हाईवे बंद हो जाता है तो समझिए पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दम घुटने लगता है। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। पूरी दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल तेल रोज इसी एक रास्ते से गुजरता है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता अचानक बंद कर दिया जाए तो क्या हाल होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो इसे ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट कह दिया। मतलब ये कोई रोज रोज होने वाली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक घटना थी। तो ये चोक पॉइंट बंद हुआ, और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल डोमिनोज इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक पूरी दुनिया में मुश्किलें खड़ी होती चली गईं। इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ा एशिया पर। क्यों? क्योंकि गल्फ के तेल के सबसे बड़े ग्राहक तो एशियाई देश ही थे। नतीजा ये हुआ कि कई देशों में काम के घंटे कम करने पड़े, स्कूल तक बंद हो गए, और फ्यूल के लिए एक तरह से अफरा तफरी मच गई। अफ्रीका में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। कई देशों में घंटों घंटों तक बिजली जाने लगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे थम सा गया, और सरकारों को फ्यूल की राशनिंग करनी पड़ी। मतलब पेट्रोल डीजल सिर्फ जरूरी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल और आर्मी के लिए ही बचाकर रखा जा रहा था। ऐसा नहीं है कि यूरोप इससे बच गया, वहां भी कतर से आने वाली गैस सप्लाई रुक गई। इसका असर ये हुआ कि उनके गैस रिजर्व्स खतरनाक लेवल तक कम हो गए, और एनर्जी के दाम तो पूछिए मत, रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। और मजे की बात देखिए, अमेरिका जैसे देश जो खुद इतना तेल निकालते हैं, वो भी इस ग्लोबल झटके से नहीं बच पाए। वहां भी पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे थे, सामान भेजने का खर्चा बढ़ गया था, और हवाई जहाज का टिकट तो बस आसमान छू रहा था। ये संकट की आग इतनी फैली कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दूर दराज के देशों तक पहुंच गई। वहां पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग शुरू हो गई, लोग गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए टूट पड़े, और सरकारों को अपने इमरजेंसी फ्यूल रिजर्व खोलने पड़ गए। तो अब जब सप्लाई में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई तो देशों ने क्या किया? यहीं से शुरू होती है एक नई ग्लोबल रेस, एक नई होड़। चलिए देखते हैं कि देशों ने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदली। इसको समझने के लिए भारत का केस सबसे अच्छा है। देखिए, युद्ध से पहले भारत काफी हद तक मिडिल ईस्ट के तेल पर डिपेंडेंट था। लेकिन जैसे ही ये संकट आया, भारत ने बहुत तेजी से अपना गेम बदला और रशिया से कच्चा तेल खरीदना लगभग डबल कर दिया। आप सोचिए, जो इंपोर्ट पहले 20% था वो बढ़कर सीधा 47% हो गया। अब इस बदलाव का एक साइड इफेक्ट भी हुआ ये कि अब भारत और चीन दोनों ही देश रूस के लिमिटेड तेल के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। अप्रैल के महीने में दोनों ने लगभग बराबर तेल खरीदा, और जब डिमांड इतनी बढ़ गई तो जाहिर है मार्केट में जो बाकी तेल बचा था उसके दाम और ऊपर चले गए। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही खत्म नहीं होती है। असल में ये संकट तेल से शुरू होता है और हमारे किचन के बजट तक पहुंचता है। कैसे? देखिए, कच्चा तेल महंगा हुआ तो डीजल महंगा हो गया, डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। मतलब खेतों से सब्जी मंडी तक लाने वाले ट्रक का भाड़ा बढ़ गया, खाद महंगी हो गई, और इन सबका सीधा असर किस पर पड़ा? हमारे खाने पीने की चीजों पर। हमारी थाली महंगी हो गई।
तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। आखिर इस संकट के बाद हुआ क्या और इससे हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से घटा। फरवरी के आखिरी में लड़ाई शुरू हुई और अप्रैल के शुरुआत तक सीज फायर भी हो गया। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग नॉर्मल नहीं हो पाई। ट्रैफिक पहले जैसा नहीं रहा। और यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। लड़ाई खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आर्थिक असर भी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। मार्केट्स को, सप्लाई चेन्स को वापस पटरी पर आने में महीने, कभी कभी तो साल लग जाते हैं। डैमेज हो चुका था और रिकवरी बहुत ही धीमी थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, जहां एक छोटे से रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल हो जाती है, क्या ऐसे में कोई भी देश सच में एनर्जी इंडिपेंडेंट यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।